एफबीआई ऑफिसर ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा भी भनक नहीं पड़ी। न सिर्फ एफबीआई बल्कि यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। पैसिफिक ओशियन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समुद्र में ही एक बहुत बड़े चट्टान पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। ये आइलैंड दूर दूर तक ओशियन से घिरा हुआ है और दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती है। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1994 में इसको फेडरल रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इस जेल को अनएस्केपेबल का दर्जा भी हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 में अल्काट्राज का सारा भ्रम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम मैकलिन और क्लियरेंस एंगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में यह है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से हैं, इसी वजह से इसको जेल की कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक में मिलते थे, लेकिन इनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपनी अपनी सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो उनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे। उन्होंने प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेडर रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में देख सकते हैं। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश उड़ चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो नहीं जा सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान न मिल सका। सबको एक ही चीज सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक नहीं बल्कि 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपनी वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था।
एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने कबूल किया था कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैकबोन में एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाई 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से ये चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते रहे थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है जहां वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राज में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टॉप कर बाहर निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट को जोड़कर अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से ही बना रखी थी। ये रेनकोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए एक लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया था कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्बर्ट रॉस के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड पर उतरना था जहां सिक्योरिटी न के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के गिर्द सारे मेनलैंड पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को समुद्र निकल गया या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। उन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पे मौजूद फुटप्रिंट्स जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे थे उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं थी। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड्स, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया था। पर उनको कहीं भी न प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैडल मिला जो कि माना जाता है कि उस राफ्ट का ही पार्ट है। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड पर नहीं पहुंचे क्योंकि ये सामान ऐसा है जिनको कोई भी प्रिजनर्स आसानी से नहीं छोड़ के जा सकता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पे फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली न कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेनलैंड पर पहुंच गए होंगे क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विटनर ने FBI को बताया था कि जॉन क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई सही सलामत मौजूद है और वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली में किसी बड़े दिन पर 2 लोग अजीब से मेकअप में देखे गए थे जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही वेश बदल कर आए थे।
लेकिन इसके बाद वो दोनों लोग कभी नजर नहीं आए। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलिन ब्रदर्स के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलिन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं इनकी एज एंगलिन ब्रदर्स की एज से मैच नहीं खाती है। ये आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं चला। इस एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हारकर FBI ने ऑफिशियली इस केस को क्लोज कर दिया। अब सिर्फ यूएस मार्शल सर्विसेज ही है जहां अभी तक ये केस खुला हुआ है, और ये तब तक खुला हुआ रहेगा जब तक वो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते या उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती या फिर उनकी एज 99 नहीं हो जाती। अल्काट्राज आइलैंड को अब एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है जहां टूरिस्ट ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी मिस्ट्रियस वीडियो में। धन्यवाद।